So hey guys, so let's start with the parliamentary form of government. So जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है द एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्रक्स है। सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो आर्टिकल 74 जो है एंड 75 जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डील करता है सेंट्रल लेवल पे। एंड आर्टिकल 163 एंड 164 जो है इट डील्स एट द स्टेट लेवल पे। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। सो इसके पीछे का रीजन ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है दैट उसकी जो लोकेशन है इट इज एट द वेस्टमिंस्टर place. So that's why it is also called as Westminster model of government. Now it is also called as cabinet system. So because cabinet is the nucleus of the power of it. Now where is the which are the countries in which the parliamentary form of government is established? So one is Canada, then Australia, then New Zealand, then Japan, Germany, इंडिया और ब्रिटेन। सो जहां भी आपको पीएम का फेस बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, जहां भी उसके हाथ में रियल पावर्स होंगे, एट दैट प्लेस यू कैन से द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। नाउ इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ डुअल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इट मीन्स, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे, उनको डी जूरी एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। और वो जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं। नाउ एज अ हेड ऑफ द स्टेट वो क्या करते हैं, वो सेरेमोनियल फंक्शंस को अटेंड करते हैं। जैसे किसी को अवार्ड्स देने हुए राष्ट्रपति भवन में, किसी को अपॉइंटमेंट करना हुआ एक्स वाई जेड, राइट। सो आर्टिकल 74 ऐसा बोलता है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे, राइट। And who is the head of the government? So prime minister is the head of the government, and as a head of the government prime minister जो है वो actual government का power exercise करते हैं। he you can say formulate the policies और crucial administrative decisions को वो adjudicate करते हैं। and PM leads the cabinet and coordinates among the ministers। so इसलिए PM को de facto executive भी बोला जाता है। Now let's go forwards towards the core features of the parliamentary form of government. So one of the important feature है majority party rule। तो जो भी सरकार बनाएगा उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए कहाँ पे, तो लोकसभा में। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है लोकसभा में, सो दे कैन फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। दूसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली टू द लोकसभा। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो हर एक मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। थर्ड इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा वो यूजुअली फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी होगा, इसलिए उनकी आइडियोलॉजी कॉमन होगी। अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का कोalition बनाते हैं सो दे आर बाउंड बाय द कंसेंसस एग्रीमेंट, से वो बाउंड होते हैं। और दूसरा फोर्थ है डबल मेंबरशिप। नाउ व्हाट इज डबल मेंबरशिप, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा इट शुड बी अ मेंबर ऑफ द यू कैन से पार्लियामेंट। सो वन पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव, सो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर है। सो वी कैन से देयर इज अ डबल मेंबरशिप इन द parliamentary form of government. Now let us analyze the leadership and operational dynamics. Now if we see leadership and operational dynamics, so there is a leadership of the prime minister। तो पीएम जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हेड होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी हेड होते हैं। सो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को। देन डिसोल्यूशन पावर। सो पीएम जो है ही कैन ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर। सो 5 साल का जो नॉर्मली लोकसभा का कार्यकाल होते हैं उससे पहले भी पीएम कैन एडवाइज टू द प्रेसिडेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ इट। याद रखना राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, सो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। सो ओथ ली जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, प्रेसिडेंट, फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। फोर्थ इज देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द पावर्स। क्यों,
क्योंकि जो भी मेंबर लेजिस्लेचर का होगा वही मेंबर एग्जीक्यूटिव का बन पाएगा। सो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, सो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। Now, if we see the features of the American presidential system, now what it says, so यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट हैं और उसके जो कैबिनेट के सेक्रेटरीज मेंबर्स हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स लेजिस्लेचर। इन अमेरिका कांग्रेस इज लेजिस्लेचर इज कॉल्ड एज कांग्रेस। So they neither possess the membership nor attend in session. Like for example, if we say Elon Musk is not a member of Congress. He cannot attend its sessions. So like that, okay. Here executive is independent. Second is there is a institutional stability. इसका मतलब president cannot dissolve the House of Representatives, यानी लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो वहां पे लोअर हाउस की टर्म फिक्स होती है। Third is cabinet structure. Now, what is cabinet structure? Here, the president is governed with the help of cabinet or smaller body like kitchen cabinet. So it purely function as an advisory bodies और इसके जो भी मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते हैं और प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस। हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर को डिपेंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, while in America they are responsible to the president. Now, if we see the president features, so यहाँ पे यूनिफाइड एग्जीक्यूटिव होती है। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वो एज अ हेड ऑफ द स्टेट सेरेमोनियल फंक्शंस को अटेंड करेंगे और एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव विंग, राइट। उनका टेन्योर फिक्स होता है। सो प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए वो रूल करते हैं, राइट। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस, तो उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता एक्सेप्ट थ्रू द इम्पीचमेंट मोशन। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियल तीनों ब्रांचेस जो हैं सेपरेटली फंक्शन करती हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी डिफरेंट है, सेपरेट फंक्शन करती है, बट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इज समथिंग वन एंड सेम ओनली, राइट। Now, if we see the merits of the parliamentary form of government, क्या क्या merits हैं? तो एक है हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हार्मनी है। तो एग्जीक्यूटिव जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के ही पार्ट हैं, सो वहां पे एक हार्मनी होती है, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। यस, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर डेफिनेटली, so they can be removed by the no confidence motions, so they are responsible to it. Third is prevention of the despotism. So हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे रोड का पावर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को, एनवायरमेंट का पावर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर्स को, तो यहाँ पे कोई पूरे पावर्स एक पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं है, राइट। सो इट प्रिवेंट्स द डिस्पोटिज्म और यू कैन से डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज। If we go towards the additional merits of the parliamentary form of government, तो एक है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। लाइक कोई भी एक सरकार गिरेगी तो दूसरी सरकार, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना सकती है। सो देर इज अ रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। वी हैव सीन इन द महाराष्ट्र कि एक कोएलिशन गिर गया तो दूसरा कोएलिशन रिमेनिंग पीरियड के लिए सरकार बनाने आ गया। सेकंड इज वाइड रिप्रेजेंटेशन। वी हैव सीन कि हमारी आज की जो सरकार है उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, सो इट प्रोवाइड्स द रिप्रेजेंटेशन टू द डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि पावर एक के हाथ में नहीं है इसलिए। एंड लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिफरेंट चैलेंजेस जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट के चैलेंजेस, कॉन्फिडेंस वोट्स, कैबिनेट रीशफल्स, तो इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। Now, what are the demerits of the parliamentary system? So, one is government instability. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करता कि जो भी सरकार है वो 5 साल तक चलेगी, जो भी एग्जीक्यूटिव है वो 5 साल तक चलेगी। सेकंड इज पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी। व्हाट इज पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी? तो जैसे कोई पर्टिकुलर सरकार आए, उसने कुछ पॉलिसीज बनाई, फिर दूसरी सरकार बनेगी वो हटा देगी, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी, तो वो इंश्योर नहीं करती। थर्ड इज कैबिनेट डिक्टेटरशिप। जब एक्सेसिव मेजोरिटी हो, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी हो, तो देर आर चांसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। एंड लास्ट इज फ्यूजन ऑफ पावर। जो हमने देखा ना, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर,
तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर्स है। अनदर इज एमेच्योर गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास लिमिटेड पावर है कि ही कैन ओनली मेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू दोस मेंबर्स फ्रॉम दोस मेंबर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब जो भी लेजिस्लेचर के मेंबर्स होंगे वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन सकते हैं। 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ही हैज अ लिमिटेड सिलेक्शन पूल, सो इसके कारण स्पेशलाइजेशंस नहीं हो सकती। सो वी कैन से देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर। और डिवाइडेड अटेंशंस, क्योंकि मिनिस्टर्स जो भी होते हैं उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे एक तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी पार्लियामेंट्रीज की ड्यूटीज, तीसरी पार्टी की एक्टिविटीज, और चौथी कंस्टिट्यूएंसी वर्क। सो दे हैव टू गिव द अटेंशन टू द डिफरेंट थिंग्स, तो इसके कारण एक्सपर्टीज नहीं डेवलप कर सकते। Now, if we see the merits of the presidential system, तो एक important merit है stability, right? Stability is the main important thing of the presidential form of government. Like there is a fixed 4 year terms. दूसरा policy continuity usually हम देखते हैं। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है, तो तीनों अलग हैं तो इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। कोई भी अगर पर्टिकुलर ऑर्गन पावर ज्यादा यूटिलाइज करता है तो वहां पे चेक एंड बैलेंस इंश्योर करते हैं, राइट। So this is a comparative analysis between the parliamentary and presidential. So what we have discussed is only given here, so you just revise it for your own revision, right? Now why we have adopted the parliamentary form of government, ऐसे तो क्या reasons थे जो जिसके कारण हमने parliamentary form of government adopt किया। So एक important था कि familiarity with the system। So we know that British has ruled us for hundreds of years, तो उन्होंने धीमे धीमे through the Government of India Act ये system introduce की। So that is one of the major reason। Second, preference to more responsibility over the stability। So बी आर आम्बेडकर ने बोला था कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करना है, बट हम अभी तक कोई ऐसे सिस्टम नहीं बना पाए हैं जो इक्वल डिग्री में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और स्टेबिलिटी दे। लाइक हम अगर अमेरिकन की प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें तो वो स्टेबिलिटी देती है, राइट, इट गिव स्टेबिलिटी, बट इफ यू सी द पार्लियामेंट्री तो वो देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफरेंस दिया। थर्ड इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना था, क्योंकि तभी हम आजाद हुए थे, राइट, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चूज किया। एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर अवर डाइवर्स सोसाइटी। इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री, तो हर एक रिलीजन को, हर एक रीजन्स को प्लेटफॉर्म मिले गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर दैट इज द बेस्ट वन, राइट। So we have adopted the Westminster model of government. So what is the distinction between the Indian and the British parliamentary system? हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, फिर भी कुछ कुछ डिस्टिंक्शंस है। लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द डिस्टिंक्शन इज द रिपब्लिकन सिस्टम। नाउ हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, लाइक हमारा जो प्रेसिडेंट है, ही इज इलेक्टेड वन, ओके, while in the Britain, okay, there is a monarchy, there is a hereditary monarchy, right? So वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो सक्सेशन से आते हैं, हमारे यहाँ वो इलेक्ट होके आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस। सेकंड इज इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सोवेनिटी लिमिटेड है, क्योंकि उसको चेक्स एंड बैलेंस है फ्रॉम द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, तो पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा फेडरलिज्म। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू, Article 32, Article 226, and fourth is fundamental rights. So this is one of the important point. Third is bicameral flexibility. So what it is? So हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, he can be a member of लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, he should be a member of the lower house, लोकसभा के, right? So ये एक important point है। Like Indira Gandhi was there, Deve Gowra was there. So they were the member of the अपर हाउस, राज्यसभा। नाउ फर्दर डिस्टिंक्शंस देखें हम तो मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स, तो इंडिया जो है वो नॉन पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनको भी मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट करने की परमिशन देता है,
बट अप टू द 6 मंथ्स। वेल ब्रिटेन में जनरली जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वही मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो लाइक कोई भी एक्ट है उसको कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट, राइट? प्रेसिडेंट साइंड एनी एक्ट। मान लो अगर वो एक्ट मान लो रोड का है, राइट, रोड हाईवे का है, तो हमारे यहाँ नितिन गडकरी जो हैं, वो जो रोड मिनिस्टर हैं, सो ही विल नॉट साइन द एक्ट, प्रेसिडेंट विल ओनली द साइन द एक्ट। बट इन ब्रिटेन इफ वी सी, तो प्रेसिडेंट भी साइन करेंगे वो पर्टिकुलर एक्ट, और उनके साथ में नितिन गडकरी विल आल्सो साइन। सो उनका जो फ्रेज है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला जाता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यहाँ पे इंडिया में वो काउंटर सिग्नेचर नहीं रिक्वायरमेंट है, राइट? सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द आवर सिस्टम एंड द ब्रिटेन सिस्टम। सो वी डू नॉट हैव द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया डू नॉट हैव दैट। एंड द लास्ट वन इज शैडो कैबिनेट। नाउ व्हाट इज शैडो कैबिनेट? अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, दे विल फॉर्म द शैडो कैबिनेट टू मॉनिटर द स्पेसिफिक गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज। सो इंडिया में ये पर्टिकुलर फॉर्मल ट्रेडिशन नहीं है, राइट? सो हमारे यहाँ बहुत सारी डिबेट्स हुई थी, लाइक पार्लियामेंट्री लें या प्रेसिडेंशियल लें एंड ऑल सच थिंग्स। सो देयर वर डिफरेंट चैलेंजेस वर आल्सो देयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लाइक कोएलिशन एरा चैलेंजेस हम देखें तो फ्रेगमेंटेड मैंडेट्स थे, राइट? सो जैसे मल्टीपल गवर्नमेंट जो थी वो 2 साल 4 साल के लिए ही, 3 साल के लिए ही फॉर्म हो सकी। सो दैट वाज वन ऑफ द बिग चैलेंज। फिर हमको डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी भी चाहिए थी, ताकि हम सस्टेन्ड ग्रोथ एक्वायर कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स में। Then we also needed the representations of the different peoples from diverse sections. तो लास्ट में स्वर्ण सिंह कमिटी बैठी and they have concluded in 1975 that we should continue with the parliamentary form of government, and they have rejected the presidential system alternative. So they recommend that we should strengthen the executive institutions instead of the presidential form of government. So if we go towards the conclusion, the future of the parliamentary democracy in India, so yes, historically ये validate है, 17 जनरल इलेक्शंस हमने किए हैं और सक्सेसफुल किए हैं। सो इंडिया की जो कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से एड्रेस किया है। सो देर आर डिफरेंट रिफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज इज देयर, लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ, नो कॉन्फिडेंस मोशंस प्रोसीजर्स, कमिटी सिस्टम्स, ये सब एनहांस करनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी भी हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो। सो दैट विल बी थ्रू द डिफरेंट रिफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज, एंड इट इज ऑल्सो इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी, राइट? सो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी तरह अलाइंड होता है, राइट? सो इट एंश्योर पावर शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। So it will ensure national unity along with the regional autonomy. सो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तरह से कर सकती है, नेशनल यूनिटी भी होती है और रीजनल ऑटोनॉमी भी इससे बरकरार होती है। सो दिस वाज द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी सीएसई, राइट? सो which one of the following is not a feature of the parliamentary form of government? So these were the four options. And another one is a parliamentary form of government is the one in which, okay, so comment your answer in the comment section. If you like the video, please subscribe it and press the bell icon button and also like the video. Thank you.